नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड वॉइसेस में, जहां मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट साक्षी तिवारी अपनी डीओपी शिखा तिवारी के साथ। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट और मिलवाते हैं आप सभी को हमारे खास मेहमान डॉक्टर अरविंद कुमार त्रिपाठी सर से। सर, आप हमारे विभाग सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में अतिथि विद्वान के पद पर पदस्थ हैं। आपने अपनी शिक्षा पीएचडी इन लाइफ साइंसेज से की है। आपने VRDL और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों के साथ भी काम किया है। आपने VRDL में 2 महीने कोविड-19 के दौरान कोरोना डायग्नोसिस और वायरल इन्फेक्शन पर भी काम किया है। आपने जून 2013 में नेट CSIR लेक्चरशिप का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। आपने हाल ही में हुई मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक प्रारंभिक परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया है, जिसके लिए आपको खूब खूब बधाई और आशा करती हूँ कि आप साक्षात्कार में भी अच्छा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सर, आपसे मैं आपके बारे में और आपके पारिवारिक जीवन और आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहूँगी। पारिवारिक जीवन और अपने बारे में तो जो बताने का विषय है वो ऐसा है कि पारिवारिक रूप से मूल निवास मेरा रीवा में पडरा मोहल्ले में है और बचपन में जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वो प्राथमिक शिक्षा शासकीय विद्यालय से हुई। फिर उसके बाद सरस्वती विद्यालय दीनदयाल धाम पडरा से हायर सेकेंडरी, मॉडल साइंस कॉलेज से BSc और फिर उसके बाद UTD से MSc PhD। बीच में मैं 1.5 वर्ष तक JNU में मॉलिकुलर कैंसर बायोलॉजी लैब में JRF था। बाकी परिवार में हो गया, बच्चा है एक और माता पिता हैं, भाई हैं और उनका परिवार है। सर, हमारा अगला प्रश्न है कि आपने PhD अपनी लाइफ साइंसेज की, इसके पीछे का कारण क्या था, आपकी रुचि? जीवन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत अनडिस्कवर्ड है और अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको चारों तरफ जीवन दिखाई देता है। पेड़ पौधों से लेके, कीट से लेके, जानवरों से लेके, मतलब आपको हर तरफ जीवन दिखाई देता है। तो इसका जो शोध कार्य है वो मेरा इंटरेस्ट भी था, हालांकि इंटरेस्ट और भी थे, लेकिन फिर MSc करने के दौरान जब मैं JNU में गया तो मैंने रिसर्च को सीखा और मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। फिर धीरे धीरे मैंने इसी को अपना फील्ड बनाया और वर्तमान में अभी तक मैं रिसर्च उसी फील्ड में कर रहा हूँ, जीवन विज्ञान। सर, आपकी PhD रिसर्च का टॉपिक क्या था और आपने उसे क्यों चुना? मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है। इसमें काम कुछ ऐसा होता है कि आपके अंदर, जैसे देखिए आप ह्यूमन हैं और हम सब ह्यूमन हैं, हमारे अंदर एक बहुत लंबा जीनोम है। 3000 मेगा बेस का लगभग जीनोम हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और जीन की संख्या लगभग 30,000 है। 30,000 तरह के जीन हमारे अंदर प्रेजेंट हैं और वो किसी न किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं। हमारा जो जीवन है वो भी बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शंस पे ही बेस्ड है। तो मेरा जो काम था, मेरा काम कुछ ऐसा था कि जो आपके जेनेटिक्स है, जो आपका जेनेटिक कंपोजिशन है, वो कैसे किसी भी व्यक्ति को किसी डिसीज के लिए ससेप्टिबल बनाता है। मतलब अगर जीन में किसी तरह के परिवर्तन हो गए, उनको उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कहते हैं, तो वो म्यूटेशन कैसे इंसान को बीमारी की तरफ प्रोसीड करते हैं, इस पे मेरा रिसर्च था। सर, आपकी रिसर्च का एक टॉपिक डायबिटीज़ इंसुलिन भी था, डायबिटीज़ और इंसुलिन भी था। उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि आप हमें टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है और इससे इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन सिग्नलिंग का क्या रोल होता है, थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? डायबिटीज़, अगर आप इस शब्द पे जाएं तो ये एक ऐसी हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन है जिसमें आपको पता है, सभी को पता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है।
बढ़ा हुआ होता है। आप सबने सुना होगा कि डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में दो तरह का हार्मोन सिस्टम है। एक को कहते हैं इंसुलिन, एक को कहते हैं ग्लूकेगॉन। तो ग्लूकेगॉन का फंक्शन ऐसा है, मैं पहले उल्टे से बता रहा हूँ। ग्लूकेगॉन का फंक्शन ऐसा है कि अगर आप फास्टिंग कंडीशन में हैं, जैसे हम सभी लोग व्रत रहते हैं, या कभी ऐसा हुआ कि 1-2 दिन भोजन नहीं किया, कोई भी कारण हुआ, उस कंडीशन में ये अल्टरनेट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी से आपके बॉडी में ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, घटाना। मतलब इसका अपटेक हो, सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो, उसका मेटाबॉलिज्म हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो, ये काम इंसुलिन का होता है। कुछ जीन ऐसे हैं जो एसोसिएटेड, देखिए अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बहुत हालांकि सिंपल शब्दों में बताना थोड़ा कठिन है, कि इंसुलिन हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है पेंक्रियास। पेंक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। बहुत थोड़े अमाउंट में हार्मोन प्रिपेयर होते हैं, और फिर ये, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये अपने प्रोडक्शन को डायरेक्ट डालती है ब्लड में। इसको कहते हैं डक्टलेस ट्रांसपोर्ट, मतलब इसके साथ कोई नली नहीं जुड़ी हुई है, सिंपली ये ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में वो गया, और उसके बाद वो पूरे बॉडी में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज के ट्रैफिकिंग, ग्लूकोज के अपटेक को सेल्स में इंड्यूस करता है। अब कोई कारण ऐसा हो जाए कि या तो इंसुलिन कम बने, और या तो इंसुलिन की सिग्नलिंग में डिस्टरबेंस आ जाए, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, और इस कंडीशन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 ऑटो इम्यून होती है, वो जनरली बच्चों में पाई जाती है, जिसमें पेंक्रियाज में किसी भी क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण बीटा सेल्स का डैमेज हो जाता है। तो जब हमारा ही इन्फ्लामेशन, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारी बीटा सेल्स को किल कर देता है, उस कंडीशन में आपका ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टर हो जाता है, और ये जनरली बच्चों में मिलता है। सर, पहले डायबिटीज़ को अमीरों की बीमारी कहा जाता था, तो अब तो हर दूसरे इंसान को डायबिटीज़ हो रही है। हाँ। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारी जो लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ के बढ़ने का, डायबिटीज़ के इस लेवल तक पहुंचने का हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। मतलब ये कि देखिए, पहले गांव में लोग खेती करते थे, मेहनत करते थे, साइकिल चलाते थे, और एक हेल्दी दिनचर्या जीते थे, एक बैलेंस डाइट खाते थे। आजकल ये सारी चीज़ें बदल रही हैं, और जब ये सारी चीज़ें बदल रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डायबिटीज़ का जो प्रिवलेंस है वो इंडिया में वेस्टर्न कंट्री की तरह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एक फैमिली है, जीन फैमिली, MODY3। उसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ जो डायबिटीज़ फॉरेन में 40 साल के, 45 साल की उम्र के बाद होती है, वो डायबिटीज़ हमारे देश में यंगस्टर में भी दिखाई देती है। तो कुछ हमारा जेनेटिक कंपोजिशन भी रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल भी कंट्रीब्यूट करती है, जिसके कारण डायबिटीज़ का प्रिवलेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में 6% आबादी देश की डायबिटिक है, और 2030 में विश्व में डायबिटीज़ का भारत कैपिटल हो जाएगा। मतलब सबसे अधिक मरीज होंगे डायबिटीज़ के। सर, डायबिटीज़ का कोई क्योर बनना संभव है, कोई उपचार बनना? अभी जो हमारे पास उपचार चलते हैं, ट्रेडिशनल उपचार, उसमें जैसे मेटफॉर्मिन हो गया। मेटफॉर्मिन क्या करता है कि जो इंटेस्टाइनल ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे ब्लड में रिलीज़ करता है। इससे क्या होता है कि आपके ब्लड में शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है। पर अगर आप इसी चीज़ को नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ जाएं तो लोगों को इंसुलिन लगाया जाता है। इंसुलिन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
तो सेफेस्ट मेडिसिन में हम इंसुलिन ले रहे हैं। अब आगे चल के हम कुछ ऐसा कर सकें कि अल्टरनेट इंसुलिन प्रोडक्शन होने लगे, या कि जो हमारे जीन म्यूटेट हुए हैं उनके जो फंक्शनल लॉस हुए हैं उनको हम मॉलिक्यूलर लेवल की ड्रग बना के वापस से मतलब ठीक कर सकें, तो डायबिटीज़ को क्योर करने की संभावनाएं बन सकती हैं। वर्तमान में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ है, हम उसके साथ जीवन जीते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाता है। लाइफस्टाइल सुधारने की ज़रूरत है। लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सर, आपने अपने रिसर्च के लिए विंध्य क्षेत्र की जनता को ही क्यों चुना? क्या यहाँ कोई स्पेशल टाइप की डायबिटीज पाई गई? विंध्य क्षेत्र में बायोमेडिकल साइंस का कोई रिसर्च सेंटर नहीं था जब मेरी पीएचडी हुई उस दौरान, तो यहाँ की पॉपुलेशन पे किसी भी तरह की कोई भी जेनेटिक स्टडी पहले परफॉर्म नहीं की गई थी। अब जब हम लोगों ने काम शुरू किया यहाँ आके, तो पहली बार हमने सैम्पलिंग की, और देखिए क्या है कि यहाँ पे ट्राइबल्स भी हैं, मिक्स पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ये सब अनएक्सप्लोर्ड थे, इनको किसी ने नहीं ढूंढा था, इन पे किसी ने काम नहीं किया था। तो इसलिए इस तरह की स्टडी शुरू करना एक माइलस्टोन था। उसके बाद तो बहुत स्टडीज़ हुई, अभी भी चल रही हैं, अलग अलग डिसीज़ पे चल रही हैं, लेकिन यहाँ का जेनेटिक कंपोजिशन उस समय तक अनएक्सप्लोर्ड था, किसी ने कुछ नहीं किया था, इसलिए इस क्षेत्र को चुने। यस सर, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। इन विषयों की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं जो हर छात्र को समझनी चाहिए? देखिए, जो जीवन है, आप जीवन को अगर ऑब्जर्व करें तो बैक्टीरिया से हम जीवित लिविंग को शुरू करते हैं, उसके अंदर भी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसके कारण उसमें मतलब ग्रोथ होती है, उसमें डुप्लीकेशन होता है, वायरस अपने बैक्टीरिया अपने संतति पैदा करता है, ठीक है। कुछ पैथोजेनिक हैं, कुछ सिग्निफिकेंट हैं, कुछ हार्मफुल हैं। वहाँ से लेके जीवन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं एक्चुअली लाइफ साइंस को, तो बिना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी किए आप उसको नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये साइंस लाइफ साइंस का मूल आधार है, चाहे आप आगे चल के प्लांट्स की तरफ स्टडी करना चाहें, एनिमल्स की तरफ स्टडी करना चाहें, ह्यूमंस में कोई स्टडी करना चाहें, कोई ड्रग डेवलपमेंट करना चाहें, तो सारा कुछ आपका जो टेस्टिंग है, सारा कुछ जो आपकी स्टडीज़ हैं वो सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे ही होंगी। तो ये तो बेसिक साइंस है लाइफ साइंस का। सर, आपने कोविड-19 के दौरान वैज्ञानिक के रूप में काम किया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी भूमिका क्या थी और किस तरह का कार्य आपने किया? कोविड 2020 के मार्च में बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जब 2020 के मार्च में हम लोगों ने कोविड की तरफ देखा तो लॉकडाउन लग गया। आपको भी पता है कोविड जो वायरस था वो थोड़ा हैवी था, तो मतलब ये था कि जैसे अगर था तो पेशेंट से ही ट्रांसमिशन होता था, लेकिन अगर आप पेशेंट से एक सब सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे हैं तो जनरली वो वायरस हवा में नीचे की तरफ जाता था, तैरता नहीं था, नीचे की तरफ गिरता था। अब वहाँ से हमने शुरू किया काम। मुझे ऐसा मिला कि कोविड लैब जो रीवा में खुली VRDL, उस समय उसकी बहुत अर्ली फेज थी, मशीनें बस आई थी, चलाने वाला कोई नहीं था। तो टास्क ये मिला कि आप डायग्नोसिस करिए। डर भी था, नो डाउट डर थे, सभी डर रहे थे, पर ये था कि अब विश्वविद्यालय से किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो रियल टाइम PCR का एक्सपर्ट हो और आपके जो वायरस के जीनोम को आइसोलेट कर सके, बायोसेफ्टी मेजर्स के हिसाब से काम कर सके, ऐसे साइंटिस्ट की ज़रूरत थी। शासन ने यूनिवर्सिटी को लिखा, यूनिवर्सिटी ने रेफ़र किया कि इनको भेजा जाता है। वहाँ जाके सबसे पहला काम यही था कि वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ को ट्रेंड करना कि कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। और शुरुआती फेज़ में तो हमें ही करनी थी डायग्नोसिस,
जब धीरे धीरे लोग वहाँ पे ट्रेंड हो गए, कई सारे ग्रुप्स बन गए, कई सारे रिसर्चर्स तैयार हो गए, तो हम लोगों का अटैचमेंट खत्म हो गया। तो मूलतः उस लैब का सेटल इस्टेब्लिशमेंट और डायग्नोसिस का इनिशिएशन इस काम के लिए बुलाया गया था। कोविड के दौरान आपका काफ़ी योगदान था सर, जो बहुत सराहनीय है। सर हमारा अगला प्रश्न है, सर आज के समय में नेट और पीएचडी के बीच का अंतर लगभग खत्म हो चुका है। आपके हिसाब से इनमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अगर इसी के साथ अगर कोई रिसर्च में रुचि रखता है लेकिन पढ़ाने में नहीं, तो क्या उसे नेट से ज़्यादा पीएचडी पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, नेट जब आप स्नातकोत्तर पढ़ते हैं, मतलब पीजी करते हैं, तो आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि पीजी का सिलेबस से ही फिर नेट का पेपर बनता है। तो जो नेट की परीक्षा है वो बेसिकली आपके पीजी लेवल तक के ज्ञान का इवैल्यूएशन है, और वो एक गेट है जिस गेट से अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप भारत के किसी बड़े संस्थान से पीएचडी कर सकते हैं। देखिए, पीएचडी और नेट में कोई फर्क नहीं है। नेट भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, स्कॉलरशिप देगा आपको, एक जेआरएफ की स्कॉलरशिप, एक एसआरएफ की स्कॉलरशिप, 5 वर्षों तक आपको रिसर्च करने के लिए पैसे देगा। तो हम ये नहीं मानते कि नेट और पीएचडी कोई अलग डायरेक्शन में जाते हैं। टीचिंग एलिजिबिलिटी बस सब कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करना। अगर आप यूनिवर्सिटी टीचिंग में अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी भी बड़े संस्थान से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको नेट करना ही पड़ेगा। सभी की मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट है। अगर आपका नेट नहीं है तो आपको बड़े संस्थान पीएचडी में एडमिशन ही नहीं देंगे। तो अगर आप अपने रिसर्च में क्वालिटी चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अपने पीजी लेवल पे अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और नेट की परीक्षा में प्रयास करना चाहिए कि आप सफल हों। उसके बाद आपके लिए पूरे भारत की सारी लैबों के दरवाजे खुले। आपका क्वालिटी रिसर्च होगा, आप रिसर्चर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, एकेडमिशियन भी बन सकते हैं। जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो या हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ तो रिसर्च पे ही है। किसी ने खोजा है तभी तो पढ़ाया जा रहा है। सर अब हमारी अगली कड़ी है फटाफट जवाब की। सर शुरू करते हैं। अगर आपको रिसर्चर ना बनना होता तो आज आप क्या कर रहे होते? रिसर्चर न बनने के पहले मैंने सोचा था कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए मैं पढ़ूंगा, और इंटरेस्ट भी था। उसके लिए मैंने एनसीसी भी किया था कि एटलीस्ट एसएसपी तक पहुंचूं और वहां से करियर बनाऊं। लेकिन जब मेरा यूजी क्वालिफाई हुआ, उस दौरान बायोटेक्नोलॉजी में एंट्रेंस होता था। तो उसी समय जब बायोटेक्नोलॉजी में अच्छी रैंक से एडमिशन मिल गया और एक आध महीने जब पढ़ाई की तो लगा कि ये भी एक बेहतर विकल्प है देश सेवा का। अगर आप देखें तो रिसर्चर भी ओवरऑल सर्विंग ऑफ नेशन के लिए ही तो हैं। तो सोचा था सीडीएस का, हुआ कुछ और, पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि जहाँ है वहाँ अच्छा करना चाहिए। तो आगे अगर मौका मिलेगा तो आप सीडीएस की वापस? अब तो एज हो गई है, अब काहे का सीडीएस 25 ईयर तक दे सकते हैं बच्चे। आप लोग अभी एलिजिबल हैं, दे सकते हैं। सर अगला, क्या आपको लगता है कि छात्र और रिसर्च स्कॉलर को और अधिक सहयोग की ज़रूरत है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल है। जो छोटे शोध संस्थान हैं, जैसे अपने विश्वविद्यालय हो गया और छोटी यूनिवर्सिटियां हो गई, जैसे इनमें रिसर्च क्वालिटी जो है ना वो अपडेट नहीं हो रही है। इसका कारण भी बहुत कुछ है। जैसे शिक्षक जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, क्लासेस का भी है, रिसर्च का भी है, रिसर्च स्कॉलर्स का भी है। तो वो जो क्वालिटी चाहिए जो रिसर्च की, और फैसिलिटीज़ का भी है। तो देखिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं पर उनका एक लिमिटेशन है। तो सहयोग, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े शोध संस्थान, स्पॉन्सरिंग बॉडीज़, ये जो आपकी फंडिंग एजेंसीज हैं, इनके सहयोग से अगर हमें कुछ फंड्स मिलें तो एक तो मैन पावर बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोफेसर्स आएंगे, वर्कलोड घटेगा, और दूसरी बात अगर हमारी लैब्स ज़्यादा एडवांस होंगी तो रिसर्च अच्छा होगा। नो डाउट बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हम भी सोचते हैं कि रीवा यूनिवर्सिटी
भारत में जेएनयू बीएचयू के स्तर पे आके खड़ी हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है पुराने समय में अच्छी थी और उसे अब वापस लाना इस जायज़ बात नहीं? पे तो मैं निश्चित तौर पे हर बार हमेशा ये बात कहता हूँ कि बच्चों का किताब से जो जुड़ाव है वो समय के साथ कम होता गया। वो गूगल से पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल ढूंढते हैं, नोट्स ढूंढते हैं, पर वो जो पुरानी किताबें थी वो तो ग्रंथ थे पढ़ाई के। अगर बच्चे वापस उनकी ओर लौटें तो उनका ज्ञान का स्तर आज के स्तर से कहीं बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें उनको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। जैसे लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, तो उनके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता। यहीं से रिसर्च की सोच शुरू होती है। तो दो चीजें हैं, एक तो किताबों से दोस्ती, दूसरा दिमाग में उत्सुकता। इन दो चीजों का जरूरत है जो समय के साथ बढ़नी चाहिए। कौन सा ऐसा पर्यावरणीय मुद्दा है जो आपको रातों की नींद उड़ाने पर मजबूर कर देता है? प्लास्टिक सबसे ज़्यादा। अगर आप इस दुनिया में देखें तो हमारे सागर, महासागर, नदियाँ, जमीन, हर तरफ प्लास्टिक है। दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है और गंभीर ना दिखती हो, पर वैश्विक स्तर पे इस पे बहुत काम की ज़रूरत है। हम ही हैं, आप हैं, और हम सबको जागरूक होकर ये सोचना चाहिए कि प्लास्टिक के यूज़ को हम कैसे मिनिमाइज करें। पर्यावरण को देखिए, बचाना, पर्यावरण संरक्षण सिर्फ पौधे लगाने तक नहीं है। पौधे लगा दिया, उनकी देखभाल नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको लगाने का। और हमारा जो मेजर कंसर्न है, जो होना चाहिए, वो मिनिमाइजेशन ऑफ प्लास्टिक पे होना चाहिए। सर, जैसे कि बदलाव घर से शुरू होता है, तो बिल्कुल। आपने हर कोई व्यक्ति ऐसा कोई हर व्यक्ति से, आप हैं, हम हैं, सब्जी लेने भी जाते हैं तो कोई झोला लेके जाना नहीं चाहता है, और अगर झोला लेके कोई जाएगा तो लोग उसको ए नज़र मानते हैं। पर जागरूकता कहीं ना कहीं तो लानी पड़ेगी। हमें भी शुरू करना पड़ेगा, आपको भी शुरू करना पड़ेगा। कैंपसेस को नो प्लास्टिक जोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बड़े कैंपस हैं। अपने घर को भी प्रयास करना पड़ेगा कि मिनिमम पॉलीथीन का यूज़ करें, और ख़ास तौर से ये जो डिस्पोजल हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इनको तो पूरी तरह रोकना है। और यहीं से हम पर्यावरण की तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सर, आपका विचार सुन के हम सभी को बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है सभी छात्र भी आपसे प्रभावित होंगे। अंत में अगर आप हमारे छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ कहना चाहें। छात्रों के लिए संबोधन सिर्फ यही है कि अभी आपका स्नातक, परास्नातक, शोध, जो भी पढ़ाई चल रही है, उसको पूरे मन से, पूरी तन्मयता से करिए, और हर दिन एक सोच बनाइए, अपना कैरियर गोल तय करिए कि मुझे ये करना है। कई लोग होंगे जो ये लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देना चाहेंगे, कई लोग होंगे जो साइंस में रिसर्च करना चाहेंगे, कई लोग बैंकिंग में जाएंगे, टीचिंग में जाएंगे। पर एक तो अपना एक बड़ा लक्ष्य तय करिए, और हर दिन खुद को इवेलुएट करिए कि उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप कितना अग्रसर हो रहे हैं, कितना आप बढ़ रहे हैं। अगर आपने खुद के लिए एक गोल नहीं बनाया तो हमारी पढ़ाई एक मकसद विहीन डायरेक्शन में जाती है। सबसे पहले सोचिए कि मुझे ये करके दिखाना है। दूसरी चीज, किताबों की तरफ जुड़िए और आत्मचिंतन को डेवलप करिए, क्यूरियोसिटी लाइए ब्रेन में, एक ईमानदार पढ़ाई की ओर अग्रसर होइए। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, आपके शिक्षक सभी आपके सहयोग में हैं, पर पहला प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आगे लोग सहयोग करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई कैसे आपको अग्रसर कर सकता है। तो उम्मीद है सभी छात्र आपके विचारों से प्रभावित होंगे।
अंत में मैं अपनी प्राध्यापिका डॉक्टर दीपाली शुक्ला मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े।